नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लड़कियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकारी नौकरी में आरक्षण की तर्ज पर मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन में भी लड़कियों को 33% आरक्षण देने की घोषणा की गई है। सरकार के इस फैसले से तकनीकी शिक्षा में लड़कियों की संख्या बढ़ेगी। बिहार में पिछले कुछ सालों में कई इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की गई है और सरकार के इस फैसले से तकनीकी शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी बढ़ेगी। इससे पहले नीतीश सरकार ने सरकारी नौकरी में भी महिलाओं को आरक्षण दिया है। साथ ही पंचायत चुनाव में भी महिलाओं को आरक्षण दिया गया है और अब सरकार ने एक बार फिर बड़ा फैसला लिया है। जेडीयू और बीजेपी का कहना है कि इससे बिहार में बड़ा बदलाव आएगा। वहीं विपक्ष ने फैसले का स्वागत किया, लेकिन कॉलेजों में बुनियादी सुविधाओं और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर सवाल किया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने शासनकाल में सामाजिक बदलाव की पटकथा लिखी। बेटियों को तकनीकी शिक्षा के लिए, समाज के सारे तबके की बेटियों के लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल में 33% आरक्षण सुनिश्चित किया। बदलते दौर में बेटियां तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में नई उड़ान भरेगी। यह बिहार का बदलता स्वरूप निखरेगा। बिहार की बीजेपी जेडीयू एनडीए सरकार 2005 के बाद से ही सामाजिक न्याय और भागीदारी की व्यवस्था के लिए सतत कृत संकल्पित है। आपने देखा होगा कि पंचायतों में 20% अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण, महिलाओं को 50% आरक्षण, बिहार में नौकरियों में 35% महिलाओं को आरक्षण। और अब अगर ये इनिशिएटिव हो रहा है कि अभियंत्रण महाविद्यालयों में और चिकित्सा महाविद्यालयों में बेटियों को 1/3 सीटें आरक्षित की जाएगी, यह निश्चित तौर पर स्वागत योग्य कदम है। पढ़ाने के लिए प्रोफेसर की बहाली हो, मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर की बहाली हो। जिस प्रकार से बच्चे बिहार में बिना शिक्षक के पढ़ रहे हैं, क्या उसी प्रकार से इंजीनियरिंग और मेडिकल के छात्र भी बिना प्रोफेसर के पढ़ेंगे? बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि 33% आरक्षण मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्राओं के लिए किया जाएगा। लड़कियों को आरक्षण दिया जाएगा 33% का मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में। ये तो ठीक है, ये मांग तो हम लोग भी कर रहे थे, लेकिन इस बात का भी ख्याल सरकार को रखना पड़ेगा कि छात्राओं के ऊपर जिस तरह से सुरक्षा को लेकर के एक भय बना रहता है। बहनें हमारी लड़कियां कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज तक नामांकन के लिए जाएंगे, तभी इस आरक्षण का लाभ उनको मिल पाएगा। और बिहार में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में लड़कियों को 1/3 आरक्षण देने के नीतीश कुमार के फैसले का स्वागत किया जा रहा है। पटना में मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही लड़कियों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से लड़कियों को पढ़ाई के लिए नए मौके मिलेंगे। पहले लड़कियों को मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब सरकार के इस निर्णय से बिहार में रहकर अच्छे से पढ़ाई कर सकती हैं। बिहार में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में लड़कियों को 33% आरक्षण दिया जाएगा। नीतीश कुमार ने आज इसकी घोषणा कर दी है। हमारे साथ पटना में कुछ बच्चियां हैं जो मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करती हैं, उनसे हम बात करते हैं। सरकार के इस फैसले पर क्या कहेंगे? आई एम वेरी ग्रेटफुल कि नीतीश सरकार ने ये फैसला लिया, क्योंकि बहुत यहाँ पे इतना सुविधा अपॉर्चुनिटी ऐसे नहीं थे कि हमें बाहर जाना पड़ता था। योगी एंड आई फील लाइक ये एक चांस है जो लड़कियों को गवर्नमेंट ने दिया है, हमारी चीफ मिनिस्टर ने दिया है, ताकि वो अपने आप को एक हर एक सेक्टर में, नॉट जस्ट इन एजुकेशन बट हर एक सेक्टर में वो अपने आप को प्रूव कर पाए। लगता है कि अब इससे लड़कियाँ और ज़्यादा आगे आएंगी, ज़्यादा पढ़ पाएंगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जैसे सबको पता है कि हेजिटेशन होता है लड़कियों को बाहर जाने या फिर पेरेंट्स को भी भेजने में होता है, सेफ फील नहीं करते, लेकिन जब वो अपने घर ही पे रह के या फिर अपने स्टेट में रह के पढ़ेंगे तो पेरेंट्स भी एक सिक्योर फील रहेंगे। फॉर सेफ्टी कॉज, बिकॉज सम पेरेंट्स सेफ्टी के वजह से भी नहीं भेजते हैं बाहर, स्टेट से बाहर, की वो वहाँ कैसे मैनेज कर पाएंगी। बट बिहार सरकार ने ये डिसीजन लिया है तो 33% रिजर्वेशन है यहाँ बिहार में, तो अब गर्ल्स यहीं पे रह के अपने ड्रीम्स को पा सकेंगी। तो बिल्कुल लड़कियों को इससे मौका मिलेगा और कहीं ना कहीं सरकार के इस फैसले से बिहार में लड़कियों में भी काफी खुशी है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना।
आरआईएल ने कर्मचारियों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ऐलान किया है कि इस महामारी के कारण जिन कर्मचारियों की मौत हो गई है, कंपनी उन्हें अगले 5 साल तक की सैलरी देगी। इतना ही नहीं, आरआईएल मृतक कर्मचारी के बच्चों के ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई के लिए ट्यूशन फीस, हॉस्टल और किताबों का पूरा खर्च देगी। इसके साथ ही बच्चे जब तक ग्रेजुएशन नहीं कर पाते हैं तब तक पति या पत्नी, मां बाप और बच्चों के हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज का 100% प्रीमियम आरआईएल देगी। इसके अलावा जिन कर्मचारियों को कोरोना वायरस हुआ या उनके परिवार में किसी को संक्रमण हुआ है, वे शारीरिक और मानसिक रिकवरी होने तक कोविड-19 लीव ले सकते हैं। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने कहा कि जो कर्मचारी पेरोल पर नहीं हैं, उनके परिवार की मदद के लिए 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। रिलायंस फाउंडेशन की ओर से यह रकम उन्हें दी जाएगी। अगली खबर का रुख करते हैं। जमुई से बड़ी खबर है। नाबालिग बेटी को अगवा कर निकाह करने का आरोप लगा है। पप्पू खान नामक शख्स पर यह आरोप लगाया गया है। बेटी के धर्मांतरण का भी आरोप लगाया गया है। दलित परिवार ने इंसाफ की गुहार लगाई है। चंद्रदीप थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, एक नाबालिग बेटी को अगवा कर निकाह करने का आरोप लगा है। पप्पू खान नामक शख्स पर यह आरोप लगाया गया है। बेटी के धर्मांतरण का भी आरोप लगा है। केसी कुंदन जुड़े हुए इस खबर पर हमारे साथ। केसी कुंदन, आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या है? जी अलिन, बता दूं कि 23 मई की घटना बताई जा रही है और जो परिजन ने आवेदन दिया है पुलिस को केस दर्ज कराने के लिए, कार्रवाई के लिए, उसमें यह बताया गया है कि जो नाबालिग लड़की थी 15 साल की, वो शौच के लिए गई थी और जिस दौरान ही गांव के एक युवक अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी किडनैपिंग करता है, अगवा करता है और फिर उसे अपने घर ले जाता है और फिर बाद में उससे निकाह, उस लड़की से निकाह, जबरन निकाह करने की बात बताई गई है जो आवेदन में दिया गया है। और साथ में ये बताया गया है कि उसका धर्मांतरण भी कर दिया गया है। जो परिजन का आरोप है, परिजन ने इस बात को कहकर कि हमारी नाबालिग बेटी को जबरन अगवा करके उसका धर्मांतरण करके, और फिर जब इन लोगों को जब 30 मई को जब पता लगा जब घर वालों को, तो वे लोग जब मिलने के लिए उस लड़की के पास गए तो उनको मार पीट कर, गाली गलौज करके उनको भगा दिया गया। और एक ही गांव का यह मामला है। जो पीड़ित परिवार है वो उसी गांव का रहने वाला है और जो आरोपी है वो उसी गांव के रहने वाले हैं। इस आवेदन के बाद पुलिस ने कार्रवाई कर दी है। केस दर्ज करके अब जो लड़की है, जो नाबालिग लड़की है, उसकी बरामदगी के लिए छापेमारी की जा रही है। जैसा कि हमारी पुलिस से बात हुई है कि लड़की को बरामद कर लिया जाएगा और उसका बयान कराकर जो भी न्यायोचित होगा, जो भी ये कदम होगा, उसको कार्रवाई की जाएगी। जी अली, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केसी कुंदन आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अररिया के नरपतगंज में ग्रामीणों ने लव मैरिज करने वाले एक दंपति के खिलाफ तुगलकी फरमान जारी किया और फरमान नहीं मानने पर युवक के पिता की खूंटे से बांधकर पिटाई की गई। साथ ही परिवार की महिलाओं को भी पीटने का आरोप लगा है। मामला नरपतगंज इलाके के रामघाट का है। यहां के रहने वाले युवक सुमन यादव ने 2 महीने पहले अमृतसर में एक शादीशुदा महिला से शादी की थी। महिला के 2 बच्चे भी हैं, जिसका कहना है कि शादी उसके पति के रजामंदी से हुई है। मगर शादी के बाद सुमन जब महिला के साथ गांव आया तो गांव वालों ने फिर से शादी कर गांव वालों को भोज खिलाने और 1.5 लाख रुपए जुर्माना देने का फरमान सुनाया, जिसे नहीं मानने पर युवक के पिता और परिवार के दूसरे लोगों की पिटाई की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बांध के रखा कि वो लोग गांव के आदमी सोचा कि हमको ये लोग लेके गए, कहीं मार दिया, गुम कर दिया। और गांव वाला बोला कि तुमको आपको गायब कर दिया है। हाँ जी, आप घर उनसे बात हुई, उसके बावजूद में भी सुबह बात हुई, फिर शाम को मेरी जिठानी को और बुआ उसको और मेरे ससुर को, तीनों को मारा, बच्चे को भी उठा के पटका। और घर सब जितनी महिलाएं थी सबके साथ मारपीट की है। हाँ, गाँव वाला आने की ये बोलता है कि हम आने के यहाँ पे फिर से शादी करो। अच्छा। जो किया उधर वो हम नहीं जानते हैं, यहाँ पे फिर से करो शादी
और सबको आने की भोज दो, और जो दंड मांग रहा है 1.5 लाख रुपया। तो आपका क्या कहना, गांव वाले को आप क्या बोले? मैं बोला कि पैसे नहीं, हम भोज नहीं, हमारे उतना पास पैसे नहीं है, हम उतना कुछ नहीं कर सकते हैं, ना तो हम 1.5 लाख रुपया दे सकते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि गांव वाला आपके साथ कुछ गलत कर सकता है? हाँ, अब इतना कुछ हो गया, वो हम लोग को मार भी सकता है जान से। अच्छा, इसीलिए थाना आए हुए हैं? हाँ, इसलिए हम थाना आए हैं अभी। पटना के फतुहा थाना क्षेत्र में एक निजी सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट कर अगवा किए जाने के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। अगवा सुरक्षा गार्ड रायपुरा में एक निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स की देखरेख में तैनात था। प्रत्यक्षदर्शी और साथी मजदूर की माने तो बीती रात बाइक से आए 2 अपराधियों ने उसके साथ मारपीट की, और जब साथियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उनके साथ भी मारपीट की गई, जिसके बाद उसके साथी डर से भाग खड़े हो गए और अपराधी उस सुरक्षा गार्ड को अपने साथ ले गए, जिसकी शिकायत के बाद पुलिस ने रायपुर गंगा घाट से निजी गार्ड का सना हुआ गमछा और चप्पल बरामद किया है। ऐसे में उसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है, लेकिन जांच पूरी होने तक कुछ भी पुलिस कहने से बच रही है। हम लोग का मारना शुरू कर दिया, मारे तो डर से हम लोग जाएगी अपना सेंटिंग के काम करते, उसके बल्ली में जाएगी हम निकाल इसके बाद फिर किधर लेके गया न गया से सभी नहीं बता पाएंगे। अच्छा, वो लोग के कितने लोग थे? हम लोग को जो माने ना उसमें 2 आदमी थे। इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि बताया जा रहा है कि गमछा उनका ही है, लेकिन हम लोग आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जैसा होगा आप लोगों को बताया। कारण कुछ पता चल पाया है? अभी तक भी बताया, जो साइड पे लेबर थे बताया कि साधारण मारपीट हुई थी, इसका कोई विशेष दुश्मनी अभी तक तो प्रकाश में नहीं आया है। महाराष्ट्र पुलिस ने नवादा से एक जालसाज को गिरफ्तार किया है, जिसने पेट्रोल पंप दिलाने के नाम पर 65 लाख की ठगी की है। पुलिस ने उसे वारसलीगंज के चांदनी चौक से गिरफ्तार किया। पिछले साल जून में उसने महाराष्ट्र के औरंगाबाद के एक व्यक्ति को पेट्रोल पंप दिलाने का झांसा दिया और 65 लाख रुपए वसूल लिए। इस मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने पहले भी छापेमारी की थी, लेकिन वो फरार हो गया था। इस बार गिरफ्तार करने के बाद उसे ट्रांजिट रिमांड पर महाराष्ट्र ले जाया जा रहा है। 65 लाख के फ्रॉड का FIR दर्ज हुई थी। उसमें पेट्रोल पंप देने का झांसा देके कंप्लेनेंट से 65 लाख रुपए लिया गया था। उसका जो मास्टरमाइंड है नीतीश कुमार करके, उसकी गिरफ्तारी हमने कल यहाँ की लोकल पुलिस की हेल्प से नवादा शहर की SP मैडम के निगरानी में उसको अरेस्ट करके यहाँ से ट्रांजिट रिमांड लेके जा रहे हैं। छपरा जंक्शन पर आरपीएफ ने रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है, और इस गिरोह में शामिल एक सदस्य और नौकरी लेने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह बड़े ही शातिर तरीके से पहले बेरोजगार युवकों को अपनी जाल में फंसाता था। रेलवे में नौकरी के नाम पर मोटी रकम ऐंठने के बाद फर्जी ज्वाइनिंग लेटर थमाकर कुछ महीने तक उसके बैंक खाते में वेतन के तौर पर पैसे भी भेजता था, ताकि उन युवकों को भरोसा हो जाए कि उसकी नौकरी पक्की हो गई है और वेतन भी मिलना शुरू हो गया है, जिसके बाद ये युवक अपने कुछ और भी लोगों का प्रलोभन देते थे, जिसकी सूचना पर छपरा में आरपीएफ ने जाल बिछाया और जैसे ही जंक्शन के सर्कुलेटिंग एरिया में गिरोह से जुड़े 3 लोग ज्वाइनिंग लेटर लेने पहुंचे, सादे लिबास में आरपीएफ जवानों ने धर दबोचा। पकड़े गए शातिर के पास से भारी संख्या में फर्जी ज्वाइनिंग लेटर, रेलवे का आई कार्ड, कई बैंकों की चेकबुक और अन्य सामान बरामद हुए हैं। पहले शिकार बनाते थे, उनसे 5 लाख रुपया लेते थे। 5 लाख रुपया लेके उनको विश्वास दिलाने के लिए हर महीने उनके बैंक अकाउंट में 20,000, 25,000, 30,000 रुपया डालते रहते थे। 4 महीने तक उनको पैसे का भुगतान होता था, जिससे वो आदमी विश्वास में आ जाता था कि हमको तनख्वाह मिलनी शुरू हो गई। इस बात को वो अपने अन्य ग्रामीणों को शेयर करता था कि हमको नौकरी मिल गई, हमारे तनख्वाह हमारे खाते में आ रही है। इसके झांसे में आके और लड़के जो है सो फंस जाते थे इनके। फिर खबरें लगातार जारी है, जल्द लौटते हैं। बेगूसराय के फुलवरिया थाना के पास एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में आग लग गई। आग देखते ही देखते तेजी से फैलने लगी। आग ने 2 और दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी, जिसके बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया गया। आगजनी में लाखों का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है।
भागलपुर स्टेशन चौक पर मोबाइल छीनकर भाग रहे दो चोरों को लोगों ने दौड़ाकर पकड़ लिया। पकड़ने के बाद लोगों ने दोनों की जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि हरियाणा का एक शख्स स्टेशन के पास बात कर रहा था। इस दौरान ही बाइक सवार दो चोर मोबाइल छीनकर भागने लगे। शोर करने पर लोगों ने चोरों का पीछा किया और पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। आधे घंटे के बाद पुलिस पहुंची और दोनों चोरों को हिरासत में लिया। समस्तीपुर में कोरोना ने एक परिवार को ऐसा तोड़ा कि एक महीने में पूरा घर तबाह हो गया। कोरोना से पति की मौत से सदमे में आई बीएमपी में कांस्टेबल पत्नी ने फांसी के फंदे से झूलकर अपनी जान दे दी। 7 मई को नगरगामा पंचायत के मुखिया मंजीत कुमार के पिता रिटायर्ड शिक्षक सुरेंद्र महतो की मौत हो गई और 4 दिन बाद ही 11 मई को मंजीत कुमार की भी कोरोना से मौत हो गई, जिससे मुखिया की पत्नी बीएमपी में कांस्टेबल रीता कुमारी पूरी तरह से टूट गई और उसने भी 2 जून को घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और बड़ा बच्चा प्रियांशु 3 साल का है, जबकि छोटा बच्चा शिव्यांश सिर्फ 3 महीने का है। फिलहाल रीता मातृत्व अवकाश पर थी। 1 महीने के भीतर इस परिवार पर टूटे कहर से पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। किस पद पर थी ये? यही है बीएमपी में, कांस्टेबल के पद पर थे। आरा में अब अपराधियों की शामत आने वाली है। गली मोहल्ले में पुलिस की गश्ती बढ़ाने और संवेदनशील जगहों पर त्वरित एक्शन के लिए एसपी ने पहले से मौजूद क्रॉस मोबाइल पुलिस से भी तेज तर्रार चीता फोर्स का गठन किया है, जिसमें शामिल जवान आपराधिक घटनाओं को रोकने के साथ ही अपराध में शामिल और संदिग्ध लोगों पर भी कार्रवाई करेंगे। चीता फोर्स में 10 बाइक पर 20 कांस्टेबल और 2 दारोगा के साथ 2 4 व्हीलर पर 4-4 कांस्टेबल की टीम बनाई गई है। पहला काम तो अभी लॉकडाउन का अनुपालन करेगा। दूसरा जो है, जितने भी संदिग्ध लोगों हैं उनका जांच करेगा। कहीं भी कोई सूचना मिल रही है तो तुरंत कार्रवाई करेगा। और वैसे गली मोहल्ले में जो लोग जाएंगे जहां पर कुछ सूचना मिलती रहती है, उन सारी जगहों पर चेकिंग करेंगे। इसमें अभी 20 कांस्टेबल्स और 2 अफसर हैं जो मोटरसाइकिल पर हैं, और साथ साथ जो हमारी अर्टिगा गाड़ी है वो हाईवे पेट्रोलिंग के लिए लगाई गई है। उसमें भी एक गाड़ी में 4 कांस्टेबल और 1 अफसर है। भागलपुर में पुलिस जवानों को मुख्यालय के आदेश की भी परवाह नहीं है, तभी तो पुलिस मुख्यालय के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए ड्यूटी पर तैनात पुलिस के जवान आराम फरमा रहे हैं और मोबाइल पर मनोरंजन में व्यस्त हैं। जबकि पुलिस मुख्यालय ने साफ हिदायत दी है कि ड्यूटी पर कोई भी जवान मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेगा। ऐसे में सैंडिस कंपाउंड में तैनात जवान को आप देख सकते हैं वो कैसे मोबाइल में व्यस्त है, और जैसे ही न्यूज़ 18 के कैमरे पर उसकी नजर गई, उसने घबराकर मोबाइल को पॉकेट में रख लिया और पूछने पर गलती स्वीकार कर माफी मांगने लगा। बांका के बाराहाट में योजना बदहाली का शिकार हो गई है। यहां योजना पर पिछले कई महीनों से काम हो रहा है। जलापूर्ति के लिए पाइप को बिछाकर उसे खुला छोड़ दिया गया और लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नागेंद्र। अभी हम बाराहाट के दुर्गा पोखर क्षेत्र में है, जो कि काफ़ी घनी आबादी का क्षेत्र है और यहाँ पे पेयजल और पानी का ओवरऑल काफ़ी संकट है। यहाँ के लोग दुर्गा पोखर काफ़ी पुराना पोखर है जिसमें कि सारे नाली और गंदगी का ढेर लगा हुआ है, लेकिन जल का संकट इस तरह से गहराया हुआ है कि लोग गंदे पानी में नहाने से लेकर अपना कपड़ा और बर्तन तक धोते हैं। पानी का बहुत दिक्कत है सर, और पानी का कपड़ा भी यही पे धोना पड़ता है, कपड़ा भी यही साफ करना पड़ता है, बर्तन भी यही साफ करना पड़ता है, नहाना भी यही पे पड़ता है। कल के पानी में क्यों नहीं आप लोग करती हैं? तो पानी कभी चलता है कभी खराब हो जाता है। अच्छा, आपका नाम क्या है? सुनीता देवी। यहाँ पे चापाकल बहुत कम है।
पानी भी बहुत कम निकलता है और गंदा पानी से हमको धोना पड़ता है अभी। अच्छा, नहाना धोना सब यही पानी से करना पड़ता है, चापाकल से पानी निकलता नहीं। नल जल योजना भी पाइप जो बिछा पानी नहीं मिलता। तो एगो है तो बहुत सारा भीड़ लगा हुआ रहता है उसमें, नहीं मिलता पानी बहुत कम मिलता। लक्ष्मी देवी। इधर है खराब है, पानी मिल नहीं रहा है। अभी इसी भी पोखर में जो है चापाकल का पानी गिरता है, नाली का पानी गिरता है, इसी में कपड़ा धोता है, बर्तन धोता है, नहाता भी है। पानी का बहुत दिक्कत है। नल जल का पानी नहीं मिल पा रहा है। 7 महीना 6 महीना हो गया है, अभी तक पानी नहीं आया है, नल नहीं लगा है, पाइप लगा दिया है। इसमें 1-2 आदमी गिरा, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा। आज कुछ लोगों ने मेरा भी ध्यान आकृष्ट किया है। मैंने आज से 20 दिन पहले कार्यपालक अभियंता PHED, उनके सहायक अभियंता, सब लोगों को बुलाकर निर्देशित किया कि जो ये टावर वगैरह लग रहे हैं पानी के लिए और बनकर तैयार है, तब भी पानी नहीं मिल रहा है। स्थानीय लोगों की बात मानी जाए तो PHD विभाग और स्थानीय प्रशासन की इस तरह से असंवेदनशीलता है कि यहाँ नल जल योजना का काम चालू होने के 6 महीने बाद तक अब तक लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। लिहाजा लोग गंदे पानी जो नाली का पानी जो तालाब में जाता है, तालाब के गंदे पानी से लोग अपना रोजाना काम करने को मजबूर हैं। नागेंद्र, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बांका। खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय